नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ 2 मेरे संग की औरतें पाठ के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। यह जो पाठ है मेरे संग की औरतें, इसमें लेखिका ने उनके जीवन में आए जितनी भी औरतें थी उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की है। उनके जीवन पर किस किन महिलाओं का प्रभाव पड़ा या उनका व्यक्तित्व किसके अनुसार बना, इसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। लेखिका यहाँ पर अपनी छोटी बहन, तीसरे नंबर की जो बहन थी चित्रा, उसके बारे में चर्चा करती हैं कि उन्हें पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने का शौक़ था और इसी कारण से उनके अंक कम आया करते थे और उनके शिष्यों के अंक ज़्यादा आया करते थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए लड़का भी एक ही नज़र में खुद पसंद कर लिया था और ऐलान कर दिया था कि विवाह करेंगे तो इसी लड़के के साथ में। इसी प्रकार उनकी जो छोटी बहन थी जिनका नाम अचला था, पिताजी के कहने पर उसने अर्थशास्त्र में एमए किया, पत्रकारिता की। उसके बाद जहाँ पिताजी ने कहा उस लड़की के साथ में शादी कर ली। लेखिका बताती हैं कि उन्हें लगता था कि उनकी जो सबसे छोटी बहन है अचला, शायद वह लीक से हटकर नहीं चलेगी, किंतु 30 के पार होते होते उसे भी लिखने का रोग लग गया। तो चलिए बच्चों, इससे आगे प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 24 से। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पे खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। अब लेखिका बताती हैं कि उनकी सारी बहनों में एक बात सामान्य थी कि उन्होंने परंपरागत तरीके से अपने घर को तो नहीं चलाया, किंतु अपनी शादी को उन्होंने टूटने नहीं दिया। उनका ये मानना था कि मर्द को बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है, घर के अंदर भी अपनी मर्जी से जिया जा सकता है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम बताया गया है डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल राहत कोष के लिए। उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब लेखिका बताती हैं कि उनकी शादी के बाद में वह बिहार के एक छोटे से कस्बे में गई जिसका नाम है डालमिया नगर। जब वे वहाँ पे जाती हैं तो देखती हैं कि औरत और आदमी, चाहे वह पति पत्नी ही क्यों ना हो, अगर पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग जगह पर बैठा करते थे। लेखिका दिल्ली के कॉलेज में नौकरी करती थी। यह सब छोड़कर वह उस गांव में जाती है। यह देख के उसे बहुत अटपटा लगता है। साथ ही उसे नाटकों में अभिनय करने का शौक भी था। लेखिका ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे वहाँ के लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया और साल भर के अंदर उन्होंने वहाँ न ही औरतों को अपने मर्द के साथ में पिक्चर देखने के लिए मनाया, अपितु उन्होंने अभिनय करने के लिए भी उन औरतों को तैयार कर लिया, और वो भी अपने आदमी के साथ नहीं बल्कि पराये मर्द के साथ। और कई नाटक उन्होंने तैयार किए और उन नाटक के अंदर जो भी उन्हें पैसा इकट्ठा किया वह अकाल राहत कोष में जमा करवा दिया।
वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब लेखिका कहती हैं कि वहाँ से पति का ट्रांसफ़र होकर कर्नाटक के उससे भी छोटे कस्बे में हम लोग पहुँच गए, जिसका नाम था बागलकोट। अब वहाँ पर जब पहुँची उस समय लेखिका के 2 बच्चे हो चुके थे और वह स्कूल जाने लायक हो गए थे, लेकिन वहाँ कोई भी ढंग के स्कूल नहीं थी। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। अब लेखिका कहती हैं कि जब मैं उस छोटे से गांव में पहुंची तो वहां पे विद्यालय नहीं था। लोगों की राय से मैंने कैथोलिक बिशप के पास जाकर उन्हें मनाने का प्रयास किया कि वह सीमेंट कारखाने की मदद से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे, किंतु पहले तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि वहाँ पे क्रिश्चियन जनसंख्या नहीं है, इस कारण से वह स्कूल नहीं खोलेंगे। फिर लेखिका कहती हैं कि मैंने जैसे तैसे करके उन्हें तैयार किया कि क्रिश्चियन जनसंख्या नहीं है, किंतु जो गैर क्रिश्चियन बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा पाने का अधिकार है। और मैंने अपना इसरार जो था, आग्रह जो था, वो जारी रखा। अंत में वह मानते हैं, लेकिन वह इस बात की गारंटी चाहते थे कि आप इस बात की गारंटी लीजिए कि अगले 100 वर्षों तक यह स्कूल लगातार चलता रहेगा। लेखिका कहती है कि मुझे गुस्सा आ गया। वे भी गुस्सा खा गए। बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। अब वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और स्कूल खोलने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये गनीमत है कि समस्या आपकी है, हमारी नहीं। बात कड़वी थी लेकिन 100% सच भी थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात विद्यालयों में स्कूलों में दाखिला भी पा गए। अब लेखिका कहती है कि बात सच थी और सच के आगे सिर झुकाना हमारे बचपन की आदत थी, लेकिन मैंने भी तय कर लिया कि वहाँ मैं एक प्राइमरी स्कूल खोल के रहूँगी जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और न सिर्फ विद्यालय खोलूँगी बल्कि कर्नाटक सरकार से इसे मान्यता भी दिलाऊँगी। लेखिका बताती हैं कि मैं और मेरे जैसे जो मेहनती और खिसके हुए लोग थे, उनकी मदद से अंततः हमें इस व्रत में सफलता मिल गई। हमने विद्यालय खोला और इसमें न सिर्फ मेरे बच्चे पढ़े बल्कि बाकी जो अफसर थे उनके बच्चे भी उस विद्यालय में पढ़े और बाद में शहरों के अंदर बड़े स्कूलों में उन्हें दाखिला मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने ज़िद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसकी अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी
मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले में फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेले पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा मैंने कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसा रोमांचक अनुभव रहा होगा उसे उस दिन जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। अब लेखिका बताती हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी मैं अपनी जो छोटी बहन थी लेखिका, जिसका नाम रेणु था, उससे कम ही थी। एक घटना का स्मरण करते हुए वे कहती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक की तेज़ बारिश हुई थी। चारों तरफ पानी भर गया था और इस कारण से रेणु की स्कूल बस भी नहीं आई थी। सबने स्कूल जाने से मना किया, स्कूल बंद होगा, किंतु वह नहीं मानी। अपनी ही धुन के अंदर पैदल चल के स्कूल में पहुंच जाती हैं और स्कूल उनके घर से 2 मील की दूरी पर था। 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची और स्कूल बंद होने के कारण वापस लौट आई। इससे उसका साहसी स्वभाव झलकता है। लेखिका का मानना है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते चले जाने का और अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बच्चों, यह था पाठ आपका मेरे संग की औरतें, जिसके अंतर्गत लेखिका ने उनके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितनी भी महिलाएं आईं, उनका प्रभाव उनके जीवन पे क्या पड़ा, इसके बारे में चर्चा की है।